जब आप किसी भी फर्टिलिटी क्लिनिक में जाते हैं तो फीमेल्स को हाईलाइट किया जाता है। एज पर आयुर्वेदा इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या लगता है? स्पर्म का और ओवा का मिलने का जरिया ही ट्यूब होता है। वो जो सोर्स होता है फर्टिलाइजेशन का वो ही ब्लॉक है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी नहीं होगी। इवन की लड़कियों में भी एक ये हो गया कि भाई उन्हें लेबर पेन जब होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर तो उससे बचने के लिए ऑपरेशंस करा लेते हैं। देखिए सिजेरियन होने के बाद भी पेन होता है तो या तो ड्यूरिंग द लेबर आप पेन ले लीजिए या बाद में ले लीजिए। ट्यूबल ब्लॉकेज में सबसे बड़ा रीजन ट्यूब ब्लॉक का होता है टीबी। मैं बोल सकती हूँ कि ट्यूबल ब्लॉकेज के 700 to 800 केसेस मैंने ट्रीट किए हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज आप बताना चाहोगी जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उन्हें उसमें फायदा हो? देखो योगा और आसन को हमने सिर्फ तन से नहीं करना, मन से फील करना है। डीप ब्रीदिंग से मेल्स में भी इरेक्शन इश्यूज जो होते हैं और इनमें भी फायदा होता है इनको? बिल्कुल। जब आप कंसीव करने जाते हैं तो सीधा एक टर्म आती है आपके अंडे नहीं बन रहे। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो भी पीसीओडी हो सकता है। मोस्टली लड़कियां भी अल्कोहल सिगरेट्स वगैरह बराबर कंज्यूम कर रही हैं। क्या एक्चुअल में ऐसा भी होता है कि जो बेबी कंसीव हो या उसका दिमाग उतना विकसित ना हो? डेफिनेटली। यूरिनेशन इश्यूज बहुत होना शुरू हो जाते हैं जब प्रोस्टेट बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ प्रोस्प्रो एक कैप्सूल आते हैं जिसमें की दोनों चीजें हैं जो मैंने बताया। गोक्षरू भी है और उसके साथ साथ शीलाजीत भी है। TDR प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी के एक और अमेजिंग एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में कि ये कब होता है, क्या इसकी वजह से आपको जब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, आप प्रेगनेंसी वुमेन्स कंसीव नहीं कर पाती। साथ साथ हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी की, मेल स्पर्म काउंट की, मेल स्पर्म मोटिलिटी की, और लड़कियों में जो आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है उनके पीरियड्स का इर्रेगुलर होना, PCOS, PCOD, जिसकी वजह से उनकी डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेंटली उतने इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। आज हमने ऐसे ही बहुत ही सीरियस टॉपिक्स पर बात की है। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, जो हैं BAMS और MD आयुर्वेदाचार्य हैं और अब तक मोर देन 700 to 800 वुमेन्स को, कपल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प कर चुकी हैं जिनको ट्यूबल ब्लॉकेज जैसी सीरियस और बड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी विदाउट ऑपरेशन। आज के इस एपिसोड को ध्यान से सुनिएगा, आपके मतलब की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। अगेन दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय धरिषा आयुर्वेदा। एंजॉय द एपिसोड। थैंक यू। वेलकम टू दी प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी। मैम कैसी है आप? गुड। और कैसी जा रही है आपकी प्रैक्टिस? बहुत अच्छी। एक्चुअली मैम आज के टॉपिक में मैं बहुत टाइम से देख रहा था इंटरनेट पे कि इनफर्टिलिटी एक ऐसा टॉपिक बन गया है आज के समय में। हम लोग आपके ऑफिस में भी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब एक तो बिजनेस इसका बहुत बड़ा हो गया है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है। मतलब कुछ एक होता है ना, कुछ लोग नए नए टर्म्स भी आ जाते हैं मेडिकल साइंस में और तो लोगों को लगता है पता नहीं है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको कहाँ से शुरू करना चाहोगी, आप इसको कैसे एड्रेस करना चाहोगी, इस इनफर्टिलिटी को, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है एक्चुअल में? एक्चुअली ये दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन प्रभात। लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें कब कौन सी डिजीज में कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्ट करना है। क्या करते हैं कि जैसे ही उन्हें लगता है कि हाँ अब मुझे पीरियड्स इरेगुलर है या मुझे PCOD हो गया है, वो खुद ही बहुत ज़्यादा गूगल करके मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे चले जाते हैं और सेल्फ डायग्नोज कर लेते हैं। सेल्फ डायग्नोज करने के बाद भी हार्मोनल पिल्स बहुत कम एज में लेना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनकी ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ डिटोरेट होती है, उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ एंड उनकी ऑफकोर्स फीमेल्स की ब्यूटी भी डिस्टर्ब होती है। ज़्यादा हार्मोन्स लेने के बाद उनके फेस पे हेयर्स आना, एक्ने होना, मूड स्विंग्स होना, दैट इज़ ऑल्सो इम्बैलेंस द इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कब कौन सा ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि आपने पूछा, ये हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छी चीज़ है कि अवेयरनेस देने की चीज़ है कि हमें कब क्या ऑप्ट करना है। देखिए मैं टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं बता रही हूँ, ना ही मैं किसी अलग पैथी के मतलब अपोजिट हूँ, बट हमें जब चीज़ें जितना नेचुरल और सिंपल होती हैं और डेफिनेटली वो ना सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ प्रेजेंट कंप्लेंट को दूर करती हैं बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ को भी और अच्छा करती है। सो आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है, जब आप आयुर्वेद को अडॉप्ट करते हैं तो वो आपको लाइफस्टाइल भी बताएगी, डाइट भी बताएगी, आपकी प्रेजेंट कंप्लेंट की में आपको क्या मेडिसिन लेनी है वो इस तरीके से देंगे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, बॉडी से आमा रिलीज होता है। सो मुझे लगता है कि नेचुरल और जो बोलते हैं ना प्रकृति में हर चीज़ का समाधान है, वो आयुर्वेद है। एक चीज़ मैम यहाँ पर मतलब वैसे तो बहुत सारी लोग बातें करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से ही हमारी बॉडी में ये आती है।
आयुर्वेद में मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है कि उसमें सबसे पहले यही बताते हैं कि भाई आपकी बॉडी इतनी सफिशिएंट है कि जो आपको पहले से सारे साइंस देने लगती है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। एलोपैथिक में जब हम देखते हैं जाते हैं तो एक चीज़ हमें फील होती है कि मतलब जितना वो फ़ायदा करती है उसके ऑपोजिटली कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को उतना हार्म भी करती है। इवन एलोपैथिक में ये एक बहुत बड़ा कोड भी है, ट्रेंड भी है, इवन डॉक्टर्स भी आजकल बोलते हैं कि एलोपैथिक में आज तक एक भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी जो आपकी किसी भी बीमारी को ख़त्म कर सके। दवा तो देगी, आपको बैलेंस कर देगी, लेकिन आपकी कोई बीमारी, कोई भी एलोपैथिक आज तक ऐसी मेडिसिन ही नहीं बनी जो आपको किसी भी बीमारी को ख़त्म कर सके। तो मैं जनरल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि हम पहले बात करते हैं इनफर्टिलिटी की कि भाई मेल इनफर्टिलिटी भी होती है या इवन प्रेगनेंसी कंसीव, आपके पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं। मेजर आपको क्या रीज़न लगते हैं कि जो लोग प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल में उन्हें कोई इंटरनल प्रॉब्लम होती है या उनकी डे टू डे लाइफस्टाइल की वजह से उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जिनकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं? डेफिनेटली देखिए, इनफर्टिलिटी का कारण दोनों ही होते हैं। कपल्स में कहीं ना कहीं 50-50% एक फर्टिलिटी अचीव करने के लिए दोनों का योगदान होता है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब आप किसी भी फर्टिलिटी क्लिनिक में जाते हैं तो फीमेल्स को हाईलाइट किया जाता है। राइट। उनके जाते ही बहुत सारे ब्लड टेस्ट लिख दिए जाते हैं, उन्हीं से उनका मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल का डेट पूछा जाता है। मेल्स की हिस्ट्री कम ली जाती है। बट मुझे जो लगता है कि 3 महीने की या 4 महीने की फर्टिलिटी जर्नी में जब से फीमेल को पे काम किया जाता है और उसकी रिपोर्ट्स ओके हो जाती हैं तो पता चलता है कि मेल्स की स्पर्म काउंट अच्छी नहीं है, वो अल्कोहलिक हैं या उनको रात को नींद नहीं आती, उससे स्पर्म मोर्टेलिटी पुअर है। तो देयर आर सो मैनी रीजंस फॉर द इनफर्टिलिटी। तो हमें स्टार्टिंग से दोनों पे काम करना चाहिए। राइट। तो जब भी कोई कपल जाता है डॉक्टर के पास, चाहे वो कोई भी फर्टिलिटी कंसल्टेंट हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथिक हो, उसको सबसे पहले दोनों पे ही काम करना चाहिए। दोनों की रिपोर्ट्स लेकर और दोनों की ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि दोनों की मेंटल हेल्थ भी देखनी चाहिए, वो भी एनालिसिस करनी चाहिए। और ये चीज़ आयुर्वेद में हम करते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी कपल, इट इज़ फॉर ऑल। किसी भी डिजीज को लेके आता है, हम उसका इमोशनल बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उसको फिजिकली भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं एंड उसकी रूट कॉज पे काम करते हैं। दिस इज द थिंग कि हाँ, जिससे हमारी दोनों चीजें ठीक बैलेंस होती है, रहे। बैलेंस होती है। कपल्स में हम मेल और फीमेल दोनों पे स्टार्टिंग से काम करेंगे तो हमें रिजल्ट ओरिएंटेड उसकी सक्सेस मिलेगी कि हाँ, पक्का फॉर श्योर हमें सक्सेस अच्छा, मिलेगी। आपके पास जैसे इवन इतने सारे कपल्स आते हैं, आपके पास कोई पेशेंट आया अपनी वाइफ को लेने, तो मतलब मुझे तो लग रहा है आप डायरेक्टली बोल भी देती होंगी कि आप भी साथ में अपना डेफिनेटली, चेकअप्स कराइए, आप भी अपना इट ट्रीटमेंट इज़ कराइए। मस्ट, इट इज़ मस्ट एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी। इवन उनका हमें पूरा हिस्ट्री लेना पड़ता है, अल्कोहलिक तो नहीं है या सिटिंग जॉब है, क्योंकि मेल्स में भी जब उनका सिटिंग जॉब होता है तो लोअर एब्डोमेन की तरफ, टेस्टिस की तरफ ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, या फिर ये कह लीजिए कि मोबिलाइजेशंस नहीं होती हैं, तो जिससे कि स्पर्म सिक्रेशंस में उनको इशू आता है। तो ये चीज़ बहुत लोग नहीं जानते, वे सोचते हैं हमारा स्पर्म काउंट एप्रोप्रिएट है एंड वी आर हेल्दी, वी आर ओके, बट इट इज नॉट एक्चुअली। Okay. अगर आपका लाइफस्टाइल भी पुअर है सो डेफिनेटली वो भी आपकी इनफर्टिलिटी में कहीं ना कहीं मायने रखता है, तो उसको आप करेक्ट कीजिए। उसमें भी हम उनको भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताते हैं, Okay. बहुत सारे उनको पैटर्न्स बताते हैं कि डे टू डे लाइफ में वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये कंडीशन उनकी रिजॉल्व हो जाए, या फिर वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में नहीं निकल के आता उनको कोई इशू, बट कहीं ना कहीं उनके लाइफस्टाइल की वजह से ये होता है। उनको नींद कम आती है, एमएनसी जॉब है, लेट नाइट वर्किंग आवर्स है, देयर आर सो मेनी इश्यूज। सो जब उसका हिस्ट्री लेते हैं ना तो हमें पता चलता है इसमें हमें ये करेक्ट करना है। तो ना सिर्फ हम मेडिसिन देते हैं, पेशेंट का हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, उन्हें कम्प्लीटली उनका सुबह से शाम का रूटीन जानकर उसको करेक्ट करते हैं। मैम एक चीज़ आप मुझे बताइए कि लाइक मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल तो, क्योंकि पहले इतना नहीं था। पहले हमारे टाइम पे सोसाइटी में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो मोस्टली फीमेल्स को ही ज़्यादा मतलब उसमें माना जाता था कि भाई इनकी वजह से या इनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। हालांकि शायद मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ टाइम और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पहले से ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हुई है। अब लोग मेल्स की तरफ भी उतना बोलते हैं कि भाई आप भी अपना टेस्ट कराओ। एज पर आयुर्वेदा इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या लगता है, आप कैसे ट्रीट करती हो? सबसे पहले जब भी कोई भी कपल आता है, आई जस्ट वांट कि कपल साथ में हो,
अकेला फीमेल पार्टनर आ रहा है, अकेला मेल आ रहा है, उससे कभी भी हम इनफर्टिलिटी जैसी इशू का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। दोनों लोग जब साथ में होते हैं, उनकी पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो दोनों को लिखे जाते हैं। फिर जैसे कि मैंने बताया, लाइफस्टाइल उनका पूछा जाता है, फिर सुबह किस टाइम उठते हैं, रात को किस टाइम सोते हैं, वो सब हम देखते हैं। उसके बाद उनको कोई सिस्टमिक इलनेस, बीपी, ब्लड प्रेशर या शुगर या थायराइड या फैमिली में कोई ऐसा हिस्ट्री रहा हो, या प्रीवियस उनका हिस्ट्री जाना जाता है। बचपन में मेल्स को कभी मम्प्स रहे हों, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कन्फेड निकलना, उसका हिस्ट्री रहा हो, या फीमेल्स में कभी ट्यूबरक्लोसिस रहा हो, क्योंकि वो दोनों चीज़ें उनकी फर्टिलिटी हेल्थ को इफेक्ट करती है। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स ना, जो डिस्कस करके जब पेशेंट आता है वो जानना जरूरी होता है। सेकेंडली फिर उनका एज देखा जाता है, वो किस एज में हमसे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें सक्सेस चांसेस बताए जाते हैं कि हाँ आप इस एज में आ रहे हैं तो ये है। फिर उनका ऑक्यूपेशन भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी लोग होते हैं जैसे कि आर्मी में होते हैं, फिज़िकल एक्सर्शंस बहुत होता है, या फिर काफ़ी फीमेल्स मार्केटिंग में होती हैं तो उनका वर्बली बोलने का बहुत ज़्यादा उनका एक्सर्शन होता है, तो जिनसे कि हम आयुर्वेद को कोरिलेट करते हैं कि इनमें वात दोषा ज़्यादा मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही उनको लाइफस्टाइल बताते हैं, कुछ ऐसी सम होम रेमेडीज़ बताते हैं जिनसे उनके फर्टिलिटी इशू धीरे धीरे रिजॉल्व होने शुरू होते हैं एंड डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। तो आप कोई ऐसे 3 या 4 रेमेडीज़ या कुछ भी बताना चाहो कि जिससे लोग घर पर जो आपको देख रहे हैं अपनी इनफर्टिलिटी को अच्छा कर सके, इम्प्रूव कर सके? या डेफिनेटली सबसे पहले हम इसमें ना यंग गर्ल्स पे आ जाते हैं, जो अनमैरिड बच्चे होते हैं, तो ज़्यादातर वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस भी नहीं कर पाते। सो उनको स्कैंटी साइकिल का होता है या पीरियड्स इरेगुलर का इशू होता है, तो वो सोचते हैं ठीक है ना अगले महीने आ जाएंगे, इस बार नहीं आए। और बच्चों में क्या होता है, लेजीनेस होता है, वो पीरियड आ गए, प्रॉब्लम आ गई, या मैं बाहर नहीं जा सकती, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती, सोचते नहीं आई तो ठीक है। ये भी मैंने काफ़ी बच्चों में देखा है। सो उनको ये समझाना ज़रूरी होता है कि पीरियड आना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ। सेकेंडली, अगर ये नहीं आ रहे हैं तो आप जो आपका पीरियड्स का डेट आने वाला है उससे थोड़े दिन पहले अजवाइन का पानी पीना शुरू कीजिए, या फिर गुड़ की चाय जिसमें कि यहाँ आपको मिल्क ऐड नहीं करना, वो आप ले सकते हैं। गुड़ को उबाल के ले सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है बार बार वाइट डिस्चार्ज जैसा कंडीशन है तो आप हल्दी का पानी काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। कोई भी चीज़ आप लेते हैं उसको पानी में, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज वाटर इज़ ए गुड एब्जॉर्बेंट। वो हर चीज़ की प्रॉपर्टी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी में भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, तो उसके थ्रू उस मेडिसिनल प्रॉपर्टी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। सो ये कुछ चीज़ें रखें। साथ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, या फिर बच्चा ये सोच रहा है कार साइकिलिंग करके, या फीमेल ये सोच रही है मैं सिर्फ जिम जाके मेरा एप्रोप्रिएट हो गया, ऐसा नहीं है। आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम नहीं करना, आपके चारों अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब आपके प्रॉपर एक्टिविटीज़ में होने चाहिए, जिसके लिए एक्सरसाइज और प्राणायाम, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस होता है। दीज आर द थिंग्स जो रेगुलर रूटीन में हो, डे टू डे लाइफ में हो, तो डेफिनेटली हमें फर्टिलिटी इशू नहीं आएंगे। तो मैम, अगर मैं आपकी बात को ठीक समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं फर्टिलिटी का, इवन अगर मैं मिल्स में बात करूँ, फर्टिलिटी का, इरेक्शन का, स्पर्म मोटिलिटी का ब्लड से डायरेक्ट कनेक्शन है। ब्लड फ्लो जितना अच्छा, ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। तो अगर लड़के ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं या लड़कियां, वुमेन्स ऐसी एक्सरसाइज कर रही हैं जिनसे उनका ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो बॉडी में, तो शायद उन्हें फर्टिलिटी के इशू देखने को बहुत कम मिलेंगे, वो अपने आप ही रिड्यूस होने लगेंगे। लेकिन मैम, अब हम एक ऐसे पॉइंट की तरफ भी बात करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे टर्म्स मार्केट में आ गए हैं। इवन आपने देखा होगा शायद बॉलीवुड की वजह से एक बहुत सारी चीज़, नई चीज़ पॉपुलर हुई है कि लोग एग फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, क्योंकि लोग टाइम पर शादियां नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने करियर की तरफ, या वो उनका एक पर्सनल चॉइस है। लोग लेट 30s में ही, इवन लेट 20s में शादियां करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एग फ्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं। नेचुरल आपके अकॉर्डिंग या एज पर आयुर्वेदा मैं बात करूं, क्या ये पहली चीज़ तो ठीक है कराना? अगर आपने एग फ्रीजिंग कराई भी है और लेटर ऑन आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो, तो क्या जो आपका बेबी है वो उतना ही हेल्दी होगा? या मतलब जिस हिसाब से हम कहते हैं ना कि एक राइट एज में जो हम करते हैं सारी चीज़ें। सेकंड चीज़ ये कि अब जो मेडिकल टर्म्स होते हैं बहुत सारे, कि ट्यूबल ब्लॉकेज हो गए या हमारी और भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, आप उनको कैसे देखती हो, कैसे आप ट्रीट करती हो? तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप एग फ्रीजिंग पे आप क्या सोचती हो, आप वहाँ से शुरू करें। फ्रोजन ऑफ एग
आजकल एक टर्म चल रही है कि आपने ये बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि लेट मैरिजेस करियर है, या फिर हम ऐसे फील्ड में हैं कि अभी हम कंसीव नहीं कर सकते हैं, हमारा फिजिकल एग्जर्शन बहुत ज़्यादा है, मेंटल एग्जर्शन अच्छा है, तो हम क्या, ये जो टेक्नोलॉजी आई है ना, सो डेफिनेटली हम भी पेशेंट्स को बोलते हैं, जहाँ हमें लगता है एक AMH कंडीशन होती है फीमेल की, जो उनके एग की क्वालिटी और क्वांटिटी बताती है, जिसको हम एंट्री मिनरल हार्मोन भी बोलते हैं, एंड पीरियड्स के सेकंड डे पे टेस्ट करवाया जाता है। तो मैं बोलती हूँ हर फीमेल को 30 के बाद, 32 के बाद, अगर वो अभी कंसेप्शन नहीं कर रही है या उसको आगे लेट मैरिज करनी है, तो वो टेस्ट रूटीन चेकअप में करवाते रहना चाहिए, जिससे उनको अपनी एग क्वालिटी पता चलती है। अगर उसके बाद भी उनको लगता है कि हमें अभी शादी नहीं करनी है, देखो इसमें ना चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। कई बार पेशेंट बहुत प्रैक्टिकल होता है, उसका रीज़न बच्चा प्लान लेट करने का भी बहुत प्रैक्टिकल होता है, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। और काफ़ी बार क्या होता है, मैम अभी नहीं करना, बस हमें करना ही नहीं, वो चीज़ किडिश हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में तो मुझे पता है कि वो लेटर ऑन भी नहीं कर सकते, उनको अगर बाहर भी एम्प्लॉय बना के ट्रांसफर करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ ना उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि हमें पेरेंट बनना है, हमें पेरेंट बनना है। सो सबसे पहले जब ऐसे पेशेंट आते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ कि पहले आप ये भगवान से प्रे कीजिए कि आपको मिले, कैसे भी मिले वो, चाहे वो IVF के थ्रू मिले, चाहे नेचुरल मिले। अगर आप इसमें भी आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, चॉइसेस ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली नहीं होगा। आप एक्सेप्टेंस तो रखिए, उस चीज़ की मैनिफेस्टेशन तो रखिए, क्योंकि आयुर्वेद में मैंने बोला ना, हमारी सत्वाज्य चिकित्सा होती है, काउंसलिंग होती है। आप जब तक जैसे कि आजकल मैनिफेस्टेशन को लेके बहुत बोलते हैं, जब तक आप उस चीज़ के लिए पॉजिटिव नहीं होते, इवन आप एक वैद्य से या एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से जब ट्रीटमेंट लेते हैं, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, तो भी आपको सक्सेस नहीं मिलता। आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है, सो दैट आप जिस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एटलीस्ट आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो। समटाइम्स होता है मेल पार्टनर बेबी चाहता है, फीमेल नहीं चाहती है। समटाइम्स होता है फीमेल चाहती है, मेल पार्टनर नहीं चाहता है। सो उन दोनों की जब इंटीमेसी नहीं होगी, उन दोनों का डिसीजन नहीं होगा, तो भी वो चीज़ हमारे लिए टफ हो जाती है, जब सिर्फ एक पार्टनर चाहता है। तो वहीं पे एग फ्रोजन में हम बोलते हैं, जब फीमेल का एज 35-36 होता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हस्बैंड किसी करियर की उससे आउट ऑफ इंडिया है, तो हम उसे बोलते हैं आप एग फ्रीज करवा लीजिए, सो दैट अभी आपके एग जो है क्वांटिटी और क्वालिटी में अच्छे हैं, बट आप अपनी फर्टिलिटी हेल्थ पे ध्यान रखिए। अगर जब भी आप लोग प्लान करते हैं, आप नेचुरल ट्राई कीजिए, और अगर नेचुरल हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो फ्रोजन एग है, क्योंकि एनी हाउ इसमें हमारा, मैंने बताया ना कि पर्पस क्लियर होना चाहिए, हमें बेबी चाहिए, राइट। तो वो पर्पस क्लियर है और बच्चा आपको मिल रहा है, कंसेप्शन आपका सक्सेस हो रहा है, सो वो किसी भी उससे हो, वो कोई मैटर नहीं करता। बट डेफिनेटली नेचुरल तरीका जो होता है कंसेप्शन का, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से होता है, उसमें बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होती है। जब आप एग फ्रोजन करवाते हैं, IVF होता है, तो डेफिनेटली हम इसको ये बोल सकते हैं कि बाहर बच्चा बनना कुछ नेचुरल प्रोसेसेस नहीं होती हैं, है ना। सम टाइम डोनर एग होता है, तो डेफिनेटली आपके जीन्स वो नहीं आते हैं उसमें, तो वो जो चीज़ें होती हैं, तो इम्यूनिटी उन बच्चों की थोड़ी वीक होती है नेचुरल कंसेप्शन की बजाय। तो नेचुरल होगा तो बहुत बेस्ट है, बट हमारा पर्पस क्या है, कंसेप्शन, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन। सो अगर वो हमें टेक्निक से भी मिलता है, IVF से मिलता है, फ्रोजन एग से मिलता है, तो वो भी हमें मिस नहीं करना चाहिए। मैम एक चीज़ अभी आपने बहुत अच्छी बोली और मेरे दिमाग में उसी से आया कि आजकल लोगों में, इवन स्पेसिफिकली मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे, कि लड़कियों में भी एक ये हो गया कि भाई उन्हें लेबर पेन जब होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, कुछ लोग उससे बचने के लिए ऑपरेशंस करा लेते हैं कि हमें लेबर पेन ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो, जितना मैं आजकल इंटरनेट पे देख रहा हूँ। आपको लगता है कि मतलब कि वो सिर्फ एक उस चीज़ से बचने के लिए अपनी बॉडी के साथ इतना बड़ा मतलब करने के लिए वो रेडी है? व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू इनटू दैट? नो, एक्चुअली क्या है, देखो सिजेरियन भी बुरी चीज़ नहीं है। ड्यूरिंग द सिजेरियन क्या है, देर आर मैनी एक्सपेक्ट, जिस बेसिस पे सिजेरियन होता है। अगर बच्चे ने मिकेनियम पास कर दिया, उसने अंदर पॉटी कर दी, तो भी हमें सिजेरियन करना पड़ता है। आजकल की हमारी जो जनरेशन है ना, उनका फिजिकल वर्कआउट नहीं है, उनकी पेल्विक मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो लेबर पेन इतने टाइम तक बियर कर सके, या फिर उनका, आप ये बोल लीजिए, पेल्विक इतना वीक होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस ही नहीं करती कि बेबी नीचे की तरफ जल्दी आए। तो ऐसे में हमारा जो मेन फोकस होता है वो बेबी को बचाना होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं सिजेरियन, सो डेफिनेटली वो आपके उससे हैं।
फीमेल्स अगर प्लान कर रही हैं, इलेक्टिव सिजेरियन उसको बोलते हैं, जिसमें पहले से प्लान होता है कि सिजेरियन ही हमें करवाना है। ऐसी कंडीशन में क्या है ना कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। वही मेरा पॉइंट भी था। तो ये भी मैंने देखा है अपनी, उनको चाहिए मैम मुहूर्त हमने निकलवाया, इसी मुहूर्त पे हमें बेबी डिलीवर करवाना है, तो काफ़ी लोग ये प्लानिंग्स लेके आते हैं। डेट्स ऑल देयर पर्सनल इशू ना, बट एक या दो सीजन से आपकी हेल्थ इतनी डेटोरेट नहीं होती है। उसमें आपको बाद में अपने ऊपर काम करना होता है, आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करनी होती है, क्योंकि जब स्टिचेस लग जाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं। तो आप बाद में काम कीजिए। एंड देखिए, सीजरियन होने के बाद भी पेन होता है, तो या तो ड्यूरिंग द लेबर आप पेन ले लीजिए या बाद में ले लीजिए। स्टिचेस में पेन होता है, वीमेन की रिकवरी में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। एंड दोबारा से वो फिजिकल एक्सरसाइज एब्डोमेन की कर सके, उसके लिए उसको 6 मंथ का गैप चाहिए होता है। सो एक्चुअली इट इज़ अ रिकवरी, मतलब वो भी एक तरह से इलनेस ही होती है सीजरियन के बाद। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसमें परफेक्ट, कोई पेन नहीं होगा। मैम एज पर आयुर्वेद मैं बात करूं अगर कि आजकल एक तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि आप मुझे बताएं कि इनफर्टिलिटी के, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रीटमेंट की बात करते हैं, चाहे वो ट्यूबल ब्लॉकेज हो, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, लोगों का ध्यान बाय डिफ़ॉल्ट एलोपैथिक की तरफ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है नहीं, आयुर्वेद तो वो पुराना दिमाग में बैठा हुआ है ना कि वो पर चूरन टाइप वाला, कि भाई उस तरीके के। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इनफर्टिलिटी के टेक्निकल टर्म्स में जो मतलब हम कहें कि इलाज है आयुर्वेद में, वो क्या क्या बताए गए हैं इनफर्टिलिटी के लिए। दूसरा, ट्यूबल ब्लॉकेज जो होता है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है, उसमें आप कैसे ट्रीट करती हो आयुर्वेद के थ्रू? सबसे पहले मैं आपका सेकंड क्वेश्चन ही उठाती हूँ, ट्यूबल ब्लॉकेज में हम कैसे इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं। देखिए, मैं अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादातर ट्यूबल ब्लॉकेज के और हाइड्रोसेल्फिंग्स के केस लेती हूँ, जिसमें कि जो ट्यूब्स होती हैं दोनों तरफ गर्भाशय से जुड़ी होती हैं, यूट्रस से, जिसका एक सिरा हमारे ओवरी के साथ अटैच होता है और एक सिरा गर्भाशय के साथ, वो ब्लॉक हो जाती हैं। और 60% फीमेल्स में ट्यूबल ब्लॉकेज ही इनफर्टिलिटी का कारण होता है, और जो कि लोगों को नहीं पता होता। जब वे बच्चे के लिए ट्राई करती हैं और वे जब अपने क्लिनिकल टेस्ट करवाती हैं, तो उन्हें पता चलता है HSG टेस्ट के दौरान कि उनकी ट्यूब ब्लॉक है, जिसको हम हिस्टेरोसेल्फिनोग्राफी करते हैं। अंदर से नीचे से डाई डालकर आपकी बच्चादानी का पिक्चर लेते हैं, जिसमें डाई जहाँ रुक जाती है उस सिरे पे ट्यूब ब्लॉक है। अब इसका जब वो इलाज लेने जाते हैं तो उनको दो ही चीज़ें समझ आती हैं कि आप लेप्रोस्कोपी सर्जरी करवा लीजिए, जो कि एक लेप्रोस्कोपी सर्जरी इज़ अ डायग्नोस्टिकल पर्पस, जिसमें दूरबीन से अंदर दूरबीन जाती है और ट्यूब्स के थोड़े बहुत एडेंशंस रिमूव कर सकती है। बट अगर वो लंबे टाइम से ब्लॉक हैं तो उसको फंक्शनल नहीं कर सकती। देन डॉक्टर आपको बोलते हैं कि ट्यूब डैमेज हो चुकी है एंड इनको क्लैंप करवा के आप IVF से ही प्रेगनेंसी प्लान कीजिए, बिकॉज स्पर्म का और ओवा का मिलने का जरिया ही ट्यूब होता है। सबसे पहले प्रेगनेंसी रहती ही ट्यूब में है, फर्टिलाइजेशन, एंड फिर वो जाके बच्चा दाने में जमती है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। सो जो वो माध्यम होता है, वो जो सोर्स होता है फर्टिलाइजेशन का, वो ही ब्लॉक है, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी नहीं होगी। देन ऐसी कंडीशन में आपको एक ही ऑप्शन दिया जाता है कि बच्चा बाहर बनेगा, एम्ब्रॉय बाहर बनेगा, देन हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। बट आई एम हैप्पी टू सी दिस इन माई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ना। 12 ईयर के एक्सपीरियंस में मैं बोल सकती हूँ कि ट्यूबल ब्लॉकेज के 700 to 800 केसेस मैंने ट्रीट किए हैं सक्सेसफुली, जिसमें लोगों ने मैं बोल सकती हूँ 70% लोगों ने कंसीव किया है, ट्यूब्स ओपन भी हुई हैं और कंसीव किया है। 30% लोगों में ऐसा रहा है कि ट्यूब ओपन तो हो गई है बट ऐसा हुआ है कि कंसीव नहीं हुआ है। वो उनके अदर पैरामीटर्स भी होते हैं कि हाँ, लो AMH लेवल है, या हस्बैंड में भी कोई इशू था, एजोस्पर्मिया केसेस, देयर आर लॉट्स ऑफ इशू ना, तो नहीं भी होता। बट लोगों को सक्सेस मिला है। बट उन लोगों के लिए एक अवेयरनेस है जो सोचते हैं सिर्फ सर्जरी से ही ट्यूब ओपन होंगी, IVF ही सॉल्यूशन है। आयुर्वेद में हम ट्यूब ओपन करते हैं, जिसमें कि हम नेचुरल ट्रीटमेंट्स देते हैं। आपके 3 मंथ्स का मेडिसिन भी होता है। एक उत्तर बस्ती इंट्रा यूट्राइन प्रोसीजर होता है, जिसमें हम ट्यूब्स में मेडिसिन पहुंचाते हैं, जो कि आपकी ट्यूब किस वजह से ब्लॉक है उस पर सर्च कर ही आपका मेडिसिन डिसाइड होता है। और एग क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए कुछ पंचकर्मास करवाते हैं आयुर्वेद के, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है आपके कंसेप्शन ठहरने के लिए। एंड ट्यूबल ब्लॉकेज में सबसे बड़ा रीज़न ट्यूब ब्लॉक का होता है TB।
ट्यूबरक्लोसिस, जो कि ट्यूबरक्लोसिस, इंडिया में बहुत कॉमन है। ट्यूबरक्लोसिस। यस, एंड फीमेल सोचती हैं कि मैम मेरे तो घर में, मैं तो बहुत ही मतलब हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहती हूँ, आप तो सोचते हैं, आप तो बोलते हैं स्लम एरियाज में टीबी होती है तो मुझे तो हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, आपको बचपन में कभी माइल्ड फीवर आया या खांसी हुई है, आपने नॉर्मल वायरल समझ के ट्रीटमेंट ले लिया है एंड आपने टीबी का टेस्ट नहीं करवाया है, उस टीबी के इन्फेक्शन ने जाके आपकी ट्यूब्स में या बच्चा दाने में जाले बना दिए। बट कंसेप्शन के लिए जब आप गई हैं, जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होने गई हैं, तब पता चला है ट्यूब ब्लॉक है। वो चीज़ बाद में आती है, पर ट्यूबरक्लोसिस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है ट्यूब ब्लॉकेज होने का। मैम मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जो मतलब नए कपल्स होते हैं, जब इवन स्पेसिफिकली फीमेल्स को, लड़कियों को पता लगता है कि उनकी ट्यूब ब्लॉक्स हैं, मेंटली उनको कितना ट्रॉमा होता है। दूसरा, इस सोच के भी डर लगता है उनको कि ऑपरेशन से जाएगा या सर्जरी करानी पड़ेगी, क्योंकि एलोपैथिक में तो सीधा मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा उंगली खराब है, हाँ ठीक है यहाँ से काट दो, मतलब उन्हें तो सबसे इजी उन्हें वही समझ में आता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसमें मुझे कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताएं कि आप जब ट्रीटमेंट देती हैं किसी को इन सारी चीज़ों के लिए आयुर्वेद में, कैसे वो ट्रीटमेंट काम करता है। डेफिनेटली प्रभात, आपने ये बहुत अच्छी चीज़ बोली, और मैंने भी आपको बताया, जब पेशेंट हमारे पास आता है ना, हम उसे सिर्फ फिजिकली ठीक करने का नहीं सोचते, हम उसे मेंटली भी ठीक करते हैं। तो मुझे पता है इनफर्टिलिटी का पेशेंट, चाहे वो ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से हो, चाहे वो पीसीओडी की वजह से हो, या फिर वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो, वो सोशली प्रेशर में रहता है, वो ट्रॉमा में रहता ही है मेंटली कि हाँ मुझे कंसीव नहीं हो रहा, मुझे कंसीव नहीं हो रहा, या बड़ा एंसीजियस होते हैं कपल्स कि जल्दी से प्रेगनेंसी मिल जाए, मैम बस अब आपके पास आ गई, 3 महीने में हमें रिजल्ट दो। तो हम उसे मेंटली बहुत प्रिपेयर करते हैं, उसे समझाते हैं कि आपने कौन से योगा आसन करने हैं या कैसी डाइट लेनी है। सबसे पहले उसे सात्विक डाइट पे डालते हैं। ओके। सात्विक डाइट बहुत ज़रूरी है। मेरे ट्रीटमेंट में ना, मेरे सारे पेशेंट्स को पता है, मैं सबसे पहले नॉनवेज बंद करती हूँ, जिससे ना सिर्फ उसका मेंटल, मतलब आयुर्वेद में एक चीज़ बोलते हैं, हमारी वैसे भी लोकल लैंग्वेज में भी, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। जब हम तामसिक खाना लेते हैं ना, सो डेफिनेटली तमस बढ़ जाता है। आजकल ऑलरेडी हम पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हमें एनजाइटी आ जाती है, इम्पेशेंस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें ऐसा लगने लगता है, किसी भी चीज़ की ग्रीडीनेस आ जाती है। तो आयुर्वेद में हम इन चीज़ों को भी ट्रीट करते हैं आपकी फर्टिलिटी इश्यूज़ में। ओके। सो जब आपका पेशेंस लेवल अच्छा होता है ना, तो ही मेंटल लेवल अच्छा होता है, एंड आपके हार्मोन्स भी अच्छे रेगुलेट होते हैं। तो आपका मेंटल जो भी इम्बैलेंस होता है उसको हम ठीक करते हैं, आपके स्लीपिंग आवर्स को करेक्ट करवाते हैं, आपको कुछ योगा आसन बताते हैं। एंड डेफिनेटली जो चीज़ आपको सर्जरी से बचा सकती है वो सिर्फ आयुर्वेदा है, या आपको महंगे इंजेक्शन से बचा सकती है वो सिर्फ आयुर्वेदा है। या फिर आप ये बोलिए कि आप फर्टिलिटी तो अपनी अचीव करेंगे ही, आपको कंसेप्शन भी अचीव होगा, उसके साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी बड़ी अच्छी होगी। एंड एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से टचअप होने के बाद ना, आप जान जाओगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है और इसको आपको आगे कैसे जीना है, कैसे आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ें, कैसे नहीं खाना है और क्या ज़्यादा खाना है। तो वो चीज़ें आप अपनी बैलेंस में करना सीख जाओगे। कुछ ऐसी एक्सरसाइज आप बताना चाहोगी स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उन्हें उसमें फ़ायदा हो? सबसे पहले ब्राह्मरी प्राणायाम होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि हम अपनी इंटरनल वॉइस को सुनते हैं, फील करते हैं। देखो, योगा और आसन, उसको हमने सिर्फ तन से नहीं करना, मन से फील करना है। ये 2 चीज़ें, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। काफ़ी लोग सोचते हैं बस मैंने कर लिया, मेरा आधे घंटे का सेशन हो गया। नहीं, जब हम आंखें बंद करते हैं ना योगा में, तो हमें अपने मन को और आत्मा को, अपने सेंसरी ऑर्गन्स को सुनना होता है, समझना होता है, एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है, तो सो दैट उसका रिजल्ट हमें फास्ट मिलता है। सेकेंडली, जब हम फिजिकली एक्सरसाइज की बात करते हैं और योगा की बात करते हैं, तो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। Okay. जिसमें कि आपके थायराइड पे काम होता है जब आप नेक लिफ्टिंग करते हैं, आपके एब्डोमिनल मसल्स पे काम होता है, आपके लेग्स पे काम होता है, सो पूरी बॉडी के सर्कुलेशन पे काम होता है। एंड फीमेल की फर्टिलिटी हेल्थ के लिए सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। वहीं बटरफ्लाई हो गया, पेल्विक एक्सरसाइजेज होगी, और मैं हर पेशेंट में बोलती हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीद लेना, इनहेल करना, एक्सहेल करना, जिसको हम ये बोलते हैं कि हाँ कुंभक रेचक करना। ये इस टाइप के प्राणायाम अगर आप करना सीख जाओगे ना एक बार, तो आपको चीज़ें कंट्रोल में करनी आ जाएंगी। सो दिस इज द थिंग कि वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे सब पे इफेक्ट डालती है। डीप ब्रीदिंग से क्या
मेल्स में भी इरेक्शन इश्यूज जो होते हैं और इनमें भी फायदा होता है इनको? बिल्कुल, बिकॉज़ डीप ब्रीदिंग आपकी मेंटली पैरामीटर्स को भी ठीक करती है, आपको रिलैक्स करती है। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो यहाँ भी हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन लेवल। वहीं आयुर्वेद में मानसिक दोष होते हैं, अच्छा। ठीक है? जिसको हम राजस्विक, तामसिक और हम्म। सात्विक बोलते हैं। हम इन दोषों को बैलेंस में करना सीखते हैं। एंड वही डीप ब्रीदिंग जो है आपके लंग्स को एक्सपेंड करती है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन इन्हेंस होता है। एंड ये हम सबको पता है कि ब्लड सर्कुलेशन ही एक क्लियर ऑक्सीजन को कैरी करके अपने साथ निकलता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन तक पहुंचता है। सो डेफिनेटली इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ। एंड अभी एक चीज़ आपने बीच में एक वर्ड यूज़ किया था, मैनिफेस्टेशन, तो थोड़ा सा मतलब सवाल मेरा वैसा है, आई थिंक आप इस चीज़ को रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह बोला जाता है कि भाई जो भी आपको जी लाइफ में अचीव करना है आप मैनिफेस्ट करो। आप भी लोगों को बोलती हो जब नए कपल्स आते हैं आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, तो ताकि उनकी एक्चुअल में जो इनफर्टिलिटी है, या मेल्स में बात करूं उनकी जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म की मोटिलिटी है, मैनिफेस्टेशन से भी इम्प्रूव होती है, उनके बिल्कुल। हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं। जो मेरे पेशेंट मुझे सुन रहे हैं उनको पता है कि मैं सबको एक रेमेडी ज़रूर बताती हूँ कि उनको अपने हाथ से पौधे लगाने हैं। ओके। पौधे भी वो लगाने हैं जिनमें फूल आते हैं, है ना? या फिर कुछ ऐसे पेड़ लगाने हैं जिसमें फल आते हैं सीजनल, ठीक एंड है। उनको रेगुलर टेक केयर करना है। सो उसमें क्या है ना, हम अपनी मैनिफेस्टेशन से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, है ना? तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। हम फूल को आते देखते हैं, हम उस पे पहले छोटा देखते हैं, फिर उसे बड़ा देखते हैं, फूल को खिलते हुए देखते हैं, एंड डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर भी ग्रोथ हो रही होती है। आयुर्वेद में हम अपनी फर्टिलिटी हेल्थ को शुक्र धातु से जोड़ते हैं। जब हमारी सोचो स्लाइवेशन अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा होगा, देन धीरे धीरे वो शुक्र धातु यानी कि हमारी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है। तो उस पे हम काम करते हैं। तो आप जब अपने आसपास ऐसी चीज़ें करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं और जिन पे फल और फूल आते हैं, सो डेफिनेटली अपनी मैनिफेस्टेशन से आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो आपको, जब आप दान देते हैं प्रकृति को, तो प्रकृति भी आपको कुछ ना कुछ देती है। मैंने बोला एक चीज़ कि प्रकृति में ही सॉल्यूशन है हर चीज़ का। आपको बस एक अपने आसपास सही वैद्य, सही डॉक्टर चुनना है जो सिर्फ ना आपकी फिजिकल हेल्थ पे काम करे, आपकी मेंटल हेल्थ पे जरूर काम करेगा। एंड जब दोनों चीज़ें अच्छी होंगी ना, हमारा रिजल्ट फॉर श्योर होगा। मैंने आपका सोशल मीडिया पे देखा है, आप किस हिसाब से पेशेंट्स को ट्रीट करती हुई, या उनसे पर्सनली उन्हें, मतलब आई थिंक जितना मैंने ऑब्जर्वेशन किया जब मैं आपको अप्रोच कर रहा था उस समय आपके सोशल मीडिया पे, पेशेंट्स ऐसा फील नहीं करते आपके साथ कि वो किसी डॉक्टर के पास आए हैं। डेफिनेटली नहीं। समटाइम्स आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद माई पेशेंट व्हेन दे आर नॉट फॉलोइंग द डूज एंड डोंट्स अकॉर्डिंग टू मी। बट डेफिनेटली जब हम अपने पेशेंट से उसका कनेक्ट हो जाते हैं ना, कि हम उन्हें मेंटल डिटॉक्स कर सकें, वो भी फर्स्ट काउंसलिंग में, देन वो आधे वहीं ट्रीट हो जाते हैं, पर बात 30% ट्रीट हो जाते हैं। एंड उसके बाद 30% उनके लाइफस्टाइल पे काम करना, एंड बाकी 40% मेडिसिन से और वैसे डिटॉक्स करना। रिजल्ट मिलता है, राइट। बिल्कुल मिलता है। एंड मैम, अगर मैं मेल इनफर्टिलिटी की बात करूं, मेल स्पर्म काउंट की, तो मैं पढ़ रहा था इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न प्रोस्टेट का भी आता है निकल के, कि जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में प्रोस्टेट के लिए क्या सॉल्यूशंस बताए गए हैं नेचुरल तरीके से, जो लोग अपने घर पे कर सकते हैं, चाहे वो एक्सरसाइजेस हो, क्योंकि यूरिनेशन इश्यूज बहुत होना शुरू हो जाते हैं जब प्रोस्टेट बढ़ने लगता है किसी भी मेल में। इवन उन्हें पता भी नहीं होता कि ये रीज़न क्या है। अगेन मैं वही कहूँगा कि सर्जरी से बहुत लोग डरते हैं एक्चुअल में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि प्रोस्टेट के लिए अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें, नेचुरल एक्सरसाइजेज आपको क्या लगता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग फॉलो करनी चाहिए, और रेमेडीज। आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं तो मैं आपको पहले आयुर्वेद प्रोस्पेक्टिस बताती हूँ। आयुर्वेद में हम वात पित्त कफ को लेके चलते हैं। तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वात का यानी कि वायु का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी मतलब हम स्टूल पास कर रहे हैं, फीमेल से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, या बॉडी से यूरिन निकल रहा है, वो सब वात निकालता है, एलिमिनेट करता है। मूवमेंट्स का काम सारा वात करता है। तो जब कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस होता है, तो प्रोस्टेट जैसी कंडीशन, प्रोस्टेट एक ऑर्गन का नाम है, प्रोस्टेट मिगेली करके पेशेंट को प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, तो ये सारी कंडीशंस आती हैं। ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स में यूरिन रुक रुक के आता है, ड्रॉप में आता है, या फिर उन्हें लगता है उनका ब्लैडर खाली नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल, तो उन्हें उनको हर वक्त ऐसा लगता है। अर्ज रहता है। सो ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद में सबसे पहले मेडिसिन बहुत अच्छी हैं।
एंड आयुर्वेदा योगा बहुत अच्छे हैं। जब ओल्ड एज में होता है ये, तो ऐसी कंडीशन में हम उनको उत्तर बस्ती थेरेपी भी करते हैं, मेल्स में भी होती है। एक टाइप का आयुर्वेदिक ऑयल जो कि वात का शमन करता है, या घी इंसर्ट करते हैं उनके प्राइवेट पार्ट के थ्रू, अच्छा। जो कि वात का जो इम्बैलेंस हुआ है उसको करेक्ट करता है। एंड प्रोस्टेट मिगेली को कम करने के लिए हम बहुत सारी मेडिसिन चलाते हैं, जो मैम कि यहाँ पर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो घी यूज करते हैं वो देसी घी होता है या नो फिर नो नो, इट इज़ अ मेडिकेटेड घी, मोस्टली मेडिकेटेड घी ओके। होता है। एंड वो एक अमाउंट में होता है, ऐसा नहीं कि कैसे भी। और सब कंडीशन में या सब पेशेंट्स पे नहीं होता वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज क्या है, इसका पर्पस क्या है, सिर्फ प्रोस्टेट ठीक करना है या इसको इसके साथ कंसेप्शन भी चाहिए, उसको इसके साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो रहा है, या इसके साथ उसके स्पर्म काउंट अच्छा नहीं बन रहा। देयर आर मैनी मतलब पर्पस जो हम देख के उस चीज़ को वो करते हैं। अभी तो सिर्फ मैंने आपको उसका इलाज बताने पे काम कर रही हूँ। साथ में प्रोस्टेट को लेके हम ऐसी चीज़ों में लेखनीय चिकित्सा देते हैं जो स्क्रैपिंग का काम करती हैं। ऐसी कुछ ड्रग्स होती हैं जो साइज़ को कम करती हैं, या जो डायूरिटिक होती हैं प्रॉपर्टी में, जो एक्सेसिव जो यूरिन हमारा जो रुका हुआ है उसको एक्चुअल में निकालने का काम करती हैं। एक तरह से अनुलोमन बढ़ाते हैं हम। तो कुछ पीने के काढ़े भी होते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स इन दिस कंडीशन ना, जब प्रोस्टेट मिगेली का कंडीशन आता है जो हम पेशेंट को देते हैं। तो मैम जैसे अभी आप जो बता रही थी कि प्रोस्टेट में एक तो ये प्रॉब्लम होती ही है, मतलब बहुत सारी। मैं दो चीज़ें जानना चाहूँगा कि एक तो आप कोई नेचुरल डाइट बताना चाहें जो प्रोस्टेट हेल्थ को हमारी अच्छा करने में हेल्प करे, दूसरा कोई ऐसी मेडिसिन अगर आप रिकमेंड करें कि जो एक्चुअल में प्रोस्टेट हेल्थ में हमें मतलब आयुर्वेद के थ्रू अच्छा हेल्प करे, हमें सर्जरी की तरफ ना जाना पड़े, तो क्या करना चाहिए? डेफिनेटली, जैसे प्रोस्टेट में एक ही इशू ज़्यादा होता है, यूरिन फ्लो ना आना। तो ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद में गोखरू है, गोखरू का काढ़ा भी आप ले सकते हैं, पंसारी से मिल जाता है, उसको बॉईल करके ले सकते हैं। काफ़ी सारी मेडिकल फॉर्मेशंस आती हैं जिसमें गोखरू होता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया वात का रोल बहुत होता है, वात के लिए शिलाजीत बहुत अच्छा है। तो शिलाजीत को आप ऐड कीजिए, जो कि ना सिर्फ आपकी वातस कंडीशन को ठीक करेगा, प्रोस्टेट की कंडीशन को ठीक करेगा, इवन आपकी नर्वाइन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अच्छा। नसों के लिए बहुत अच्छा होता है। सो शिलाजीत कॉम्बिनेशन के साथ अगर आपको गोखरू मिलता है किसी भी फॉर्मेशन में, आप वो ले सकते हैं, या डायरेक्ट क्लासिकल ले सकते हैं। घर पे भी आप उसका फॉर्मेशन बना सकते हैं, और एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर अगर आप उससे डोजेस अपने बॉडी वेट और अपनी एज के अकॉर्डिंग बनवाएंगे और लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सेकेंडली, प्रोस्टेट के लिए मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है, पेशेंट का चलना फिरना बहुत ज़रूरी है, वो कीजिए। स्टीज बाथ बहुत अच्छा है, पेल्विक एरिया को एक मतलब गुनगुने पानी के टब में आप डिप करके बैठिए। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। तो साउंड स्लीप कम से कम 8 to 9 आवर्स का होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन कहीं ना कहीं प्रोस्टेट हेल्थ को अच्छा रखती है। ओके। एंड मैम अगर हम पीसीओएस की बात करें या पीरियड्स की, तो ये आज के टाइम पे मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ जंक फूड्स और एनवायरनमेंट दिल्ली का ऐसा है, इवन हर मेट्रो सिटीज़ का, कि शायद हर दूसरी तीसरी लड़की को पीरियड्स इरेगुलर होने का प्रॉब्लम है। उसके लिए आप नेचुरल तरीके से क्या देखती हो कि उन्हें मेजरली उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करना चाहिए, डाइट्स कैसी लेनी चाहिए, एक्सरसाइजेज उन्हें कौन सी करनी चाहिए? सबसे पहले तो जंक और प्रोसेस्ड फूड्स छोड़ देना चाहिए। ओके। लोग क्या करते हैं ना, बेकरी आइटम की तरफ भागते हैं। बच्चे सुबह उठते हैं, बिस्किट्स लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, बेकरी आइटम्स पे पूरा उनका वो रहता है कि हम ले जाए, इजी टू कैरी है, ऑफिस में मिल रहा है, कैफ़े में आसानी से मिल रहा है। वो अगर हम छोड़ देंगे सो डेफिनेटली ये कंडीशन बेटर हो जाएगा। सेकेंडली, शुगर को कट डाउन करना है। आजकल चॉकलेट और कैफ़ीन का इतना फ़्लो है, और ऐसा लगता है हम अगर जिम जा रहे हैं तो हमें चॉकलेट और डार्क चॉकलेट और कैफ़ीन लेना ही लेना है। वो कुछ टाइम के लिए तो आपके हार्मोन्स को ट्रिगर कर रहा है, बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके हार्मोन्स को खुद से काम नहीं करने दे रहा है, लाइक आपको पीसीओडी का पेशेंट बना रहा है। सेकेंडली, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 40 मिनट का वॉक भी करेंगे, लंबे गहरे कदम चलेंगे, जिसको हम ब्रिस्क वॉक बोलते हैं, एंड वो आप खाली पेट करेंगे तो आपके चारों लिम्ब हिलेंगे और आपका ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस Okay. होगा। सो दैट्स एक्चुअली वेरी गुड थिंग, जो एक राइट वे में आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। ओके। एंड इसी तरीके से मैम मतलब कुछ लड़कियों को तो पता भी नहीं होता कि उनको पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है,
वो कैसे खुद को आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि उनको एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है? उनके छोटे छोटे सिम्टम्स आप कुछ बताना हाँ, चाहें? दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। पीसीओडी सिम्टोमेटिकली भी होता है और एसिम्टोमेटिक भी होता है, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते ओके। हैं। जब आप कंसीव करने जाते हैं तो सीधा एक टर्म आती है, आपके अंडे नहीं बन रहे, एग ओके। नहीं बन रहे, डॉक्टर्स ओके। आपको सीधा ये बोलते हैं। एंड आप बोलते हो कि मेरे तो पीरियड्स रेगुलर थे तो मुझे तो पीसीओडी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका माइंडसेट या आपकी गूगल नॉलेज सिर्फ ये बोलती है कि पीसीओडी में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो भी पीसीओडी हो सकता है, वो आपका अल्ट्रासाउंड ही आपको रिवील करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप के कुछ टेस्ट होते हैं जो कि ब्लड टेस्ट होते हैं, पीरियड के सेकंड डे पे होते हैं। उसके अलावा आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर आए कि मूड स्विंग्स हो रहा है, चिन पे हेयर्स आ रहे हैं, एक्ने आ रहा है, या आपको लोअर एब्डोमेन पे आपका सडनली फैट गेन होना शुरू हो रहा है, या पीरियड्स का फ्लो बहुत कम या ज़्यादा हो गया है, या पीरियड्स आपके 20 दिन से कम में आ रहे हैं, मतलब कि लाइक हर 15 दिन में आ रहे हैं, हर 16वें दिन आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप टाइमली रूल आउट करवाइए। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें आप एक गायनेकोलॉजिस्ट आयुर्वेदिक कंसल्टेशन लेंगे तो फॉर श्योर नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगा। मैम जैसे मतलब पीसीओडी का अभी आप जो चीज़ बता रही थी, एक तो कि वो आइडेंटिफाई हो जाता है क्योंकि वो सिम्टम्स होते हैं, एक बिना सिम्टम्स वाला होता है। आजकल इसके साथ साथ आप देख रही हैं कि दिल्ली के अंदर मोस्टली लड़कियां भी अल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह बराबर कंज्यूम कर रही हैं। ऐसा हम पढ़ते हैं कि भाई जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करने जाते हैं उसमें तो प्रॉब्लम होती ही है, साथ में क्या एक्चुअल में ऐसा भी होता है कि जो बेबी कंसीव हो या जो बेबी हो वो भी उसके अंदर मेंटली मतलब उसका दिमाग उतना विकसित ना हो या उसे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन चीज़ों की वजह से? देखिए, डेफिनेटली अल्कोहल आपका जो दिमागी संतुलन है उसको ट्रिगर करती है। एंड ऐसा हम शास्त्रों में या आयुर्वेद बोलता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक मदर को हम द्विहृदयी बोलते हैं, अच्छा। मतलब दो दिल है, मतलब दो जानू ऐसे कंसीडर करते हैं। एंड ये हमारा जितना भी मतलब मॉडर्न साइंस भी यही बोलता है कि, और जो प्लेसेंटा है जो बेबी को कवर, उसके साथ एक अम्बिलिकल कॉर्ड मदर से जुड़ी होती है, जो कि जो मदर जो खाती पीती है वो बच्चे को भी न्यूरिश करता है, इसलिए मदर को अच्छी डाइट लेने को बोला जाता है। बट अगर मदर सही फूड नहीं खाएगी और आयुर्वेद की भाषा में बोलें तो तामसिक खाना लेगी, नोट अबाउट द अल्कोहल, कोई भी फर्मेंटेड आइटम भी या कोई स्पाइसी खाना भी बहुत ज़्यादा खा रही है, रेड चिल्ली ज़्यादा खा रही है, तो भी बच्चे की ऊपर असर पड़ता है। आयुर्वेद में एक चीज़ होती है जिसमें हम बोलते हैं गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार। या गर्भ संस्कार में माता से सारे गुण बच्चे में आते हैं, या ड्यूरिंग द मतलब 9 मंथ माता का जैसा भी हम बोलते हैं लाइफस्टाइल होता है, आहार विहार होता है, वो सारा बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। सो हम तामसिक खाना लेंगे, हम गुस्से में रहेंगे, हम एग्जेशन में रहेंगे, तो बच्चा भी नेचर में ऐसा ही बनता है। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस भी सुन के आई हैं। जैसे कि काफ़ी बार देखा गया है, जो मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सॉन्ग सुन रही होती है और जब बच्चा होता है और वो बहुत ज़्यादा क्राई या क्रैंकी हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा होता है, वो सॉन्ग चलाते हैं तो बच्चा सडनली चुप हो जाता है, बिकॉज वो फैमिलियर होता है उस सॉन्ग से, ड्यूरिंग द मतलब प्रेगनेंसी से वो सुनता आ रहा है। और 5th मंथ के बाद उसके ईयर डेवलप हो जाते हैं, उसकी सेंसरी ऑर्गन्स प्रॉपर उसमें आ जाते हैं, तो वो सुनना और समझना हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देता है, जो कि गर्भ संस्कार में बताया गया है आयुर्वेद में। सो डेफिनेटली अगर मदर अल्कोहल ले रही है तो ना सिर्फ उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है, बल्कि बच्चे के हम मेडिकल पैरामीटर्स भी ख़राब कर सकता है। लाइक अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल स्मोकिंग कर सकते हैं तो बच्चे की लंग्स में इफ़ेक्ट आ सकते हैं, या फिर उसके लंग्स एक्सपैंड ना हो आफ्टर डिलीवरी। देयर आर सो मैनी चांसेस। तो वो एक पर्टिकुलर हम कुछ कह नहीं सकते, बट उसकी हेल्थ पे असर आएगा ही। मतलब जो लोग जो फीमेल्स अल्कोहल या सिगरेट्स वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करती हैं तो आफ्टर मैरिज इवन प्रेगनेंसी के टाइम पर बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है बहुत कॉमनली। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको जितना अवॉइड करना चाहिए वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बच्चे की हेल्थ के लिए भी ठीक है। मैम पीरियड्स में भी जो इरेगुलर होते हैं बहुत ज़्यादा या इवन बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आजकल अगेन वही कि लोग इंजेक्शन लड़कियां ले लेती हैं, समटाइम ऐसे ड्रग्स भी आते हैं कि उन्हें पेन ना हो बिल्कुल, या मेफ्टाल स्पास ले लिया, ब्रूफिन ले लिया, कोई भी ऐसी मेडिसिन ले ली। पहली चीज़, उसके सब्स्टिट्यूट में उन्हें क्या ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो लोग? उसके सब्स्टिट्यूट में मार्केट में बहुत सारे ऐसे मतलब कॉम्बिनेशंस आते हैं। उसके साथ साथ हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत सारी हैं जो क्लासिकल हैं, जैसे कि पतरांगासव है,
वो उसमें कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो पीरियड्स पेन को कम करते हैं। ओके, दशमूलारिष्ट है जो वात का अनुलोमन करता है। क्या बात है। अगर उसके साथ एसिडिटी है, पित्तज है, तो हम दशमूला अरिष्ट नहीं देते क्योंकि ओके, वो भी फर्मेंटेड होता है। तो हम कुछ कषायम और डिकॉक्शन फॉर्म पेशेंट को देते हैं। नॉर्मल अनुलोमन वाले चूर्ण आयुर्वेद में होते हैं, जैसे कि अविपत्तिकर चूर्ण से भी पीरियड पेन भी कम होता है, वो भी ले सकते हैं। उसके साथ-साथ माल्टिना है, जैसे कि एक आयुर्वेदिक सिरप ही है जिसमें कि लोद्र, नागकेशर, पठानी बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब का कॉम्बिनेशन है जो आप ले सकते हैं और पीरियड का हेवी फ्लो भी कम करता है और उसके साथ-साथ पीरियड्स पेन में भी आपको रिलीफ मिलता है। एंड मैम सेम अगेन ऐसे ही अगर मैं मतलब प्रोस्टेट हेल्थ पे जब हम जाते हैं हम लोग अपनी बहुत सारे डायरेक्ट जो आपने फॉर्मुलेशन तो बहुत अच्छे से बताया कि गोक्षुरा का आपने बताया, शिलाजीत का बताया, लेकिन अगर हम कोई ऐसी इसको मेडिसिन की फॉर्म में लेते हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम है या आपको सजेस्ट करना चाहें कि हम क्या ले सकते हैं? यस, इसको कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने बताया घर पे भी ले सकते हैं, घर पे गोक्षुर का काढ़ा भी ले सकते हैं। इसके साथ-साथ प्रोस्प्रो एक कैप्सूल्स आते हैं जिसमें कि दोनों चीज़ें हैं जो मैंने बताया, गोक्षुर भी है और उसके साथ-साथ शिलाजीत भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक ही मेडिसिन में मिल जाएगा, जिससे प्रोस्टेट मीगैली जैसी कंडीशन ट्रीट होती है और यूरिन फ्लो इंक्रीज़ होता है। ओके, तो वैसे तो मुझे मतलब ऑनेस्टली आज बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बट इस कॉन्वर्सेशन को एंड करने से पहले मुझे याद आया कि आप मुझे एक बार बता रही थी कि आपका एक पेशेंट था जो बहुत ज़्यादा जिसको इनफर्टिलिटी और ट्यूबल ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम थी। मैं एंड में जानना चाहता हूँ कि मतलब अभी तक आपने जितने लोगों को ट्रीट किया है, खास करके ट्यूबल ब्लॉकेज, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, ये मैं सिर्फ अज्यूम कर सकता हूँ क्योंकि वो सर्जरी से एक तरीके से बच रहे हैं। आपका बेस्ट एक्सपीरियंस अब तक का आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, कौन से केस में रहा है? देखिए, हर केस अपने आप में एक रिमेम्बरेंसनेस होता है बिकॉज़ वो ना सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करता है, वो हमें भी एक टीचिंग एक्सपीरियंस दे के जाता है क्योंकि हम हर केस में एक अलग स्टडी करते हैं। पेशेंट सेम पीसीओडी का है बट किसी को एग नहीं बन रहे हैं और किसी को एग ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा साइज़ में बन रहा हुँ, है एंड कंडीशन पीसीओडी होती है। पेशेंट सेम एंडोमेट्रियोसिस का है, किसी को सिर्फ हैवी फ्लो हो रहा है और किसी को पता ही नहीं है साइलेंट एंडोमेट्रियोसिस है ओके, और उसको कोई सिम्पटम ही नहीं है। पेशेंट सेम ट्यूबल ब्लॉकेज का है जिसको ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट 1 महीने की उत्तर बस्ती और मेडिसिन से कंसीव हो गया और किसी को 4 मंथ के बाद भी ट्यूब नहीं ओपन हुई है। तो हर केस अपने आप में एक लेसन होता है जो कि हमें सिखा के जाता है एंड डेफिनेटली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं बट जो पेशेंट पे सक्सेस मिलता है ना वही मुझे एक्चुअल में एंथुजियम देता है कि आगे और अच्छा करने को और हर केस पे और स्टडी करने को। तो मैं अपने पेशेंट से इतनी अटैच होती हूँ ना कि जब वो आते हैं तो मुझे उनसे ज़्यादा बिलीव होता है कि ये मैं फर्स्ट विजिट में ही निकाल लेती हूँ कि इसके 70% कंसीव होने के चांसेस है, इसके 60% है या इसके सिर्फ 40% है। सो दिस इज़ द कि अब तक की स्टडी अपने आप ही बोलने लग जाती है कि हाँ ये पेशेंट थोड़ा हंसता ज़्यादा है या फिर ये पेशेंट डिसिप्लिन्ड है, ये मेरी बातें सुन रहा है, समझ रहा है, ये पक्का कंसीव करेगा या इसमें सिर्फ इतने ही इसके पैरामीटर वीक्स है तो ये तो हो जाएंगे रिजॉल्व। सो वी आर प्रिटी श्योर कि ये कितनी परसेंट हमारा सक्सेसफुल केसेस है। सो दिस इज़ द माई एक्सपीरियंस जो अब तक मैंने 12 ईयर के एक्सपीरियंस में गेन किया है। ऑनेस्टली मुझे मतलब पूरे कॉन्वर्सेशन में मैंने एक चीज़ नोटिस की और जो मुझे पार्ट बहुत अच्छा लगा, एक तो जो आपने बोला कि आप सामने वाले के ऑक्यूपेशन को देखकर उसे सजेस्ट करती हो कि उसके अंदर, आई थिंक ये मेरे लिए नॉट मी, आयुर्वेदा ऐसा बोलता है। लाइक आयुर्वेद में ऐसा है, लेकिन ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था क्योंकि मतलब आप समझ रहे हैं कि आजकल, मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा लेकिन आपको पता है, सभी को पता है कि पूरी की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री, आई नो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है हर चीज़ में, लेकिन एक तरीके से इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहाँ शायद कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एक्चुअल में आपको अपनी तरफ से बोलते हैं कि नहीं, आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए या आपको इस चीज़ की इतनी ही ज़रूरत है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो देखते हैं हम सभी लोग, कि आपको भी पता है कि एक तरीके से पूरा बिजनेस और कॉरपोरेट्स की तरह इसको रन कराया जा रहा है। रोज एक नई नई कोई ना कोई बीमारी और उनकी दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं। आयुर्वेद की तरफ आई डोंट नो कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि पिछले कुछ सालों में लोगों का विश्वास बहुत बड़ा है, जैसे मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं लोग, वापस आयुर्वेद को अब कंसीडर करने लगे हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी के केसेस में देख रहा था कि डॉक्टर कुछ भूल गए, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन से उन्हें ऐसा हुआ कि पेशेंट की डेथ हो गई है, सारी चीज़ें, तो लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं वो डर बैठता जा रहा है। आज के कॉन्वर्सेशन में ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया।
मैं चाहूंगा कि आप इस कॉन्वर्सेशन को कैसे एंड करेंगी, हमारे दर्शकों के लिए वो बताइए। एक बेस्ट आपका सजेशन और आपका ऐसा क्या मैसेज रहेगा जो इनफर्टिलिटी में है, उनको आज से शुरू कर देना चाहिए अपनी लाइफ में करना। मैं चाहूंगा आप जरूर कुछ। Yeah, first of all, thanks to you, Prabhat, to invite me on this platform and to speak on my favorite topic. Actually, this is a topic to discuss about the infertility and to spread the awareness about the PCOD tubal blockage through Ayurvedic treatment. So, आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें वैसे बताई गई हैं, बट एक छोटे से क्लिप में और छोटे से वीडियो में मैं यही मैसेज दूंगी, आपका फर्टिलिटी का इशू कुछ भी हो, आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कुछ भी इशू हो, आपको फर्स्ट जो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट रखना चाहिए दैट शुड बी आयुर्वेद ओनली। बिकॉज जैसे कि आपने सुना और समझा कि आयुर्वेद में हम हॉलिस्टिकली काम करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी, आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी। एंड जब आप पे हॉलिस्टिकली काम होता है तो डेफिनेटली आपकी डिजीज़ दूर होती है, उसके रूट कोज को हम कंप्लीटली क्योर करते हैं। सो मैं यही बोलूँगी कि अडॉप्ट आयुर्वेदा एंड चूज़ योर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वाइजली। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू। मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।